हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल अकेडमी। करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और अपना जो आरएस फाउंडेशन बैच है वो 17 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहाँ इनरोल हो सकते हो। इसके अलावा 20 मई से अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, आरएस का न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से टेस्ट सीरीज या फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला सवाल है इनसाइट मिशन। ये हमेशा मैंने पहले भी आपको क्लास में शायद ये करवाया है। ये चर्चा में रहता है कि इस इनसाइट मिशन का संबंध निम्न में किससे है। ये मिशन है, ये किससे संबंधित है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बी आपका नासा, सी आपका इसरो और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, इनसाइट मिशन है वो नासा का एक मिशन है और किस ग्रह के लिए? मंगल ग्रह की सतह पर जो विभिन्न प्रकार की रिसर्च करने के लिए ये अभियान नासा ने लॉन्च किया था 2018 में। परंतु अभी भी ये अभियान है, इनसाइट मिशन ये चालू है और वहां मंगल ग्रह पर इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की तस्वीरें है वो समय समय पर भेजी जाती है। इस वजह से ये चर्चा में रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखो, इनसाइट लैंडर मिशन मंगल ग्रह की, ये भी सवाल आ सकता है कि इसका संबंध किस ग्रह से है? इसका संबंध है मंगल ग्रह से। इसकी सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन करने के लिए ये पहला मिशन था और भेजा इसको कब था? 2018 में मंगल ग्रह की सतह पर इसको उतारा गया था। अभी मैं आपको इस वजह से ये चर्चा में रहता है कि विभिन्न प्रकार की इमेजेस है ये भेजता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो मंगल ग्रह की सतह है उस पर किस तरीके की है वो, तो वो सब अध्ययन इसके माध्यम से नासा द्वारा किया जा रहा है। अगला एक अंतरिक्ष से संबंधित ये देखो, टाइफा 1 जो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसका संबंध किस देश से है? ऐसे तो विभिन्न देश अलग अलग तरीके के मिशन है वो अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे, मंगल पे भेजते रहते हैं, पर ये टाइफा 1 इस वजह से है कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो किस देश का है? ए ताइवान, चीन, सी आपका केन्या और डी आपका रूस। तो इसका राइट आंसर होगा केन्या। इस वजह से मैं आपको याद करवा रही हूँ कि ये केन्या का पहला ही उपग्रह है टाइफा 1, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। क्लियर? तो टाइफा 1 का संबंध किस देश से कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? चीन, केन्या से। क्लियर? अगला सवाल है, हाल ही में कहा दुनिया का दूसरा सबसे डीप ब्लू होल है वो पाया गया है? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि डीप ब्लू होल है वो होता क्या है। समुद्र में ऐसे इस तरीके के कुछ गहरे उथले स्थल होते हैं जी, जो जो आसपास का एरिया है उससे बहुत ज्यादा उथले होते हैं। तो वो पाया गया है ब्लू होल दुनिया का दूसरा। तो मैक्सिको में, ग्रीनलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या रूस में? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको में। और मैक्सिको में भी कहा? मैक्सिको में भी जो ब्लू होल पाया गया है वो चेतुमल खाड़ी में स्थित है। मैक्सिको तट पर एक जगह है चेतुमल खाड़ी, इसमें ये ब्लू होल पाया गया है। जल के नीचे 900 फीट गहरा है। ब्लू होल ऐसे उथले समुद्री जल में होते हैं जो चारों ओर का जो समुद्री जल है उसकी तुलना में वो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। तो ये जो सेकंड लार्जेस्ट है ये जो पाया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। अभी न्यूज़पेपर में डेली आता था जीरो सेट डे मनाया गया, तो जीरो सेट डे है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट यहाँ बताई गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, इस पर ध्यान देना है हमको। आपका ए है, इसमें सूर्य सीधा सिर के ऊपर होता है। जो ब्लू शेडो डे होता है उसमें सूर्य सीधा सिर के ऊपर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में बेंगलोर शहर में इसका अनुभव किया गया था, ये मनाया था लोगों ने ब्लू शेडो, जीरो शेडो डे। तीसरा, यह वह दिन है ही नहीं, वह दिन है जिसमें लंबवत वस्तुओं की कोई भी छाया नहीं पड़ती है। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, कोई भी छाया हम पे नहीं पड़ती है। डी आपका, कर्क और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक वर्ष में 2 से 2 दिन होते हैं। चौथा स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि एक साल में ऐसे 2 दिन आते हैं जहां ये शेडो डे, जो जीरो शेडो डे है, ये मनाया जाता है। अब आप इन कथनों में से कौन सा कथन है आपको बताना है जो सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, 1, 2, 3, केवल 4 और डी आपका उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा
उपयुक्त सभी, यानी जीरो शेडो डे से संबंधित ये चारों कथन आपके बिल्कुल सही है। इसमें सूर्य सीधा अपने सिर के ऊपर होता है और वह जीरो शेडो डे होता है, उस दिन लंबवत वस्तुओं की कोई भी छाया नहीं पड़ती, जब भी तो उसको बोलते हैं जीरो शेडो, मतलब छाया, है ना, कोई छाया नहीं पड़ती। और कर्क और मकर रेखा के बीच हम देखें प्रत्येक बिंदु पर, तो साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब ये जीरो शेडो डे है वो होते हैं। तो हाल ही में बेंगलोर में ये एक तरीके से मनाया गया था, चर्चा में आया था, इस वजह से हमने इस पे चर्चा की। तो ये चारों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्लियर। अगला है, निम्न में से कौन सा गोल्डन क्रिसेंट का भाग नहीं है? भाग नहीं है, 2 बार लिख दिया, भाग नहीं है कौन सा? ईरान। गोल्डन क्रिसेंट एक ट्रायंगल है, तो उसका भाग कौन सा देश नहीं है, ये सवाल है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या थाईलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड, इसका भाग नहीं है। यानी इसका सीधा मतलब गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो है भाग वो गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत आता है। आप मैप में इन तीनों की लोकेशन देखना, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब गोल्डन क्रिसेंट तो बता दिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अब दूसरा एक गोल्डन ट्राइंगल जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये इस वजह से दोनों गोल्डन क्रिसेंट और ट्राइंगल चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये ड्रग्स वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रग उत्पादक जो क्षेत्र है उनके बीच स्थित है। भारत है, उस सरकार का लक्ष्य ये है, चर्चा में इस वजह से रहा था कि 2047 तक भारत को पूरी तरीके से मादक पदार्थ मुक्त देश बनाना है। 2047 तक भारत सरकार का ये लक्ष्य है। भारत इन दोनों के बीच है, इनसे जो ड्रग उत्पादक जो क्षेत्र है इनका प्रभाव होता है, इस वजह से गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र और गोल्डन ट्रायंगल है हमेशा चर्चा में रहता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल है। अगला, निम्न में से दिमा हसाओ क्षेत्र एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, वो कहां प्रस्थित है? नागालैंड, मणिपुर, असम या मिजोरम? तो ये है असम में, दिमा हसाओ क्षेत्र असम का भाग है। चर्चा में इस वजह से रहा कि यहां पर एक आर्मी है जिसका नाम है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, DNLA, इस क्षेत्र में है जहां दिमा हसाओ क्षेत्र है। ने असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ अभी हाल ही में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह असम के दिमा हसाओ और कार्बी आंगलांग जिलों में स्थित एक विद्रोही समूह है। ठीक है, जो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी है ये विद्रोही समूह है जो दिमा हसाओ असम का और कार्बी जो क्षेत्र है आंगलोंग क्षेत्र है वहां पर अभी क्या किया उन्होंने, केंद्र सरकार और असम जो राज्य सरकार है उसके साथ एक समझौता किया, शांति समझौता। इस वजह से ये क्षेत्र ये चर्चा में रहा। तो कहां पर है दिमा हसाओ क्षेत्र? असम में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट का। तो किस अनुच्छेद के तहत जो न्यायाधीश है उसको नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 220। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 217। आर्टिकल 217 में बोला गया है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको नियुक्त किया जाएगा। अब नियुक्ति की क्या प्रोसेस है इसमें बोला है, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के जो संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल 217 में ये बात बोली गई। तो आपको पता होना चाहिए कौन उनको नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। और किसके परामर्श से? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। सिफारिश अब देखे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश कौन करता है? एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें एक तो बता दिया आपको कि मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है और सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो इस कॉलेजियम का हिस्सा होती है। क्लियर? तो ये था। अब ये चर्चा में रहा क्योंकि बहुत उच्च न्यायालय उसमें नियुक्तियां होती रहती हैं, तो ये हमेशा चर्चा में रहता है। अगला सवाल है, अजय वॉरियर जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत द्वारा किसके साथ संपन्न किया गया था? अजय वॉरियर चीन, फ्रांस, इजराइल या यूनाइटेड किंगडम? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम के साथ ये संपन्न हुआ था। द्विवार्षिक एक सैन्य अभ्यास है, एक तरीके का प्रशिक्षण अभ्यास है। अजय वॉरियर
भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विवार्षिक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बाकी इस तरीके के सैन्य अभ्यास है, मैं हर क्लास में आपको करवाती रहती हूँ। अब यूके के ये आपको चर्चा मेरा अभी हुआ अजय बोरे, इसके अलावा आप खुद सर्च करो या पीछे की क्लासेस देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के और कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिनका आयोजन समय समय पर किया जाता है। अगला सवाल है पीएम श्री योजना। आपने सुना होगा, इन दिनों चर्चा में बहुत है पीएम श्री योजना। इनका क्रियान्वयन करने वाला जो मंत्रालय है वो कौन सा है? इसका नोडल मंत्रालय जो पीएम श्री योजना का है वो कौन सा है? एक तो शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास या सहकारिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर है दोस्तों जो शिक्षा मंत्रालय है वो पीएम श्री योजना है, उसका नोडल मंत्रालय है, केंद्र सरकार की योजना है। अब पीएम श्री का आपको नाम पता होना चाहिए तो अपने आप पता चल जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय। पीएम का फुल फॉर्म जो अगर बताऊं तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित हो गया, तो इसका नोडल मंत्रालय क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। क्लियर। अब ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 7 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर। इसमें कुल 6,848 स्कूलों को जो इस योजना के थ्रू उन्नयन के लिए चुना गया था। तो ये याद रखना आप, पीएम श्री केंद्र सरकार की योजना 7 सितंबर 2022 को विभिन्न केंद्र द्वारा स्कूल है उनका चयन किया गया और उनको डेवलपमेंट के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाएगा या उनसे संबंधित जो भी योजनाएं है, स्मार्ट स्कूल है वो बनाए जाएंगे। तो आप ध्यान में रखना कि ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। क्लियर। अगला है विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, चर्चा में रहती है हमेशा, अभी आई भी थी 2023 की। तो इसका किस संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, सी आपका ब्रिक्स, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों विश्व बैंक। ध्यान में रखना, वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या विश्व विकास रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। 2023 का प्रकाशन अभी आया है, आप देखना इसके अंतर्गत क्या शामिल है। अगला है G20 टूरिज्म एक्सपो। मैं आपको हमेशा पीछे की क्लास में कल परसों एक पेपर हुआ था, उसमें इस पैटर्न के सवाल बहुत पूछे थे आरपीएससी में। एक सवाल आया हुआ था इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट कंट्री एक्सपो हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, वो भी पीछे क्लास में करवाया गया। उसी पैटर्न का ये है कि जो G20 का एक टूरिज्म एक्सपो हुआ है हाल फिलहाल में, अब ऐसे तो भारत भर में बहुत होता है पर इसका संबंध किससे? राजस्थान से, क्योंकि जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये सवाल आपका आ सकता है G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन बेंगलोर में, जयपुर, चेन्नई या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। पर्यटन मंत्रालय की एक पहल थी जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसके साथ मिलकर जयपुर में G20 जो टूरिज्म एक्सपो है उसका आयोजन किया गया। अगला है प्रोजेक्ट मैगी। एक प्रोजेक्ट मैगी है, इसका संबंध किससे है, किसकी पहल है? ए गूगल, बी आपका माइक्रोसॉफ्ट, सी टेस्ला, डी एप्पल। तो ये है गूगल की। प्रोजेक्ट मैगी है क्या? गूगल द्वारा निर्मित एक एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया सर्च इंजन है, उसको नाम दिया है प्रोजेक्ट मैगी और ये गूगल का एक पहल है, आप ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? निम्न में कौन सा है इसका? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बी आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, डी आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है, वो इसका नोडल विभाग है, मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य इस तरीके के विभिन्न आउटलेट्स बनाए और उसके माध्यम से जनता को जो सस्ती कीमत पर दवाई है वो उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और किसका? ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का, इसका नोडल मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का। अगला सवाल है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन से संबंधित। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी हाल ही में, तो उसका आयोजन कहाँ किया गया था? वैसे तो जनरली सवाल आता है कोई भी संगठन से संबंधित, चाहे ब्रिक्स हो, है ना, ये संघाई सहयोग संगठन हो या जो भी संस्था हो, G20 होगी, G8 होगी, उनका जो मुख्य जो मीटिंग होती है उससे संबंधित सवाल आते हैं। फिर भी कभी कभार पूछ ले कि इनके रक्षा मंत्री है संघाई सहयोग संगठन के, उनकी मीटिंग हुई थी तो कहाँ पर? नई दिल्ली में, तेहरान में, सेंट पीटर्सबर्ग में या अस्ताना में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली में।
इस वजह से हम इस ध्यान में देख रहे हैं, वरना जो मुख्य मीटिंग होती है जिनका वार्षिक एक समिट होता है वही ध्यान में रखते हैं, पर रक्षा मंत्रियों की यहाँ मीटिंग हुई है, हुई कहाँ पर है, भारत में, नई दिल्ली में, तो इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। अब अगर संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ था 2001 में। 2001 में सचिवालय इसका कहाँ है, बीजिंग, चीन में। ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप ये याद रखोगे कि संघाई सहयोग संगठन है, उसके रक्षा मंत्री मिल लिए या उनकी जो एनुअल मीटिंग है वो हो गई, नहीं। आपको एक बार के लिए संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, G20, G8 या अदर जो भी इस तरीके के बिम्स्टेक हो गए, वो उनके मेंबर कौन है आपको एक बार ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये इनका गठन किया गया था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, गठन कब हुआ था, ये सब जो बेसिक है ये आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में हुई, सचिवालय इसका बीजिंग, चीन में है। अब कभी कभार इस पैटर्न के सवाल भी आ जाते हैं कि इसका संस्थापक सदस्य भारत था या नहीं, है ना। आपने कभी पेपर देखा होगा, कोई भी संगठन है उसका संस्थापक सदस्य भारत था या नहीं, या उल्टा कि इसके संस्थापक सदस्य ये कंट्रीज थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य थे चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये कंट्री थी जो इसके संस्थापक सदस्य थे। बाद में भारत, पाकिस्तान और ईरान इसके अन्य सदस्य वो बनाए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आज की डेट में संघाई सहयोग संगठन है, उसका सदस्य भारत है, परंतु भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं था, ठीक है। तो ये देश है जो संघाई सहयोग संगठन की आज की डेट में मेंबर है, तो आप इन सबके नाम याद रखना। अगला है एशिया इनिशिएटिव से संबंधित कथन है, इन पर हमको ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो हमारा सत्य है। एशिया इनिशिएटिव संपूर्ण एशिया में कर पारदर्शिता और सूचना विनिमय पर एक तरीके का वैश्विक मंच है। एशिया इनिशिएटिव है, एक मंच है ताकि जो पूरा एशिया है उसको कवर करता है, और उसमें कर, जो टैक्स से रिलेटेड जो भी पारदर्शिता लाना या सूचनाएं है विभिन्न देशों की, वो एक दूसरे को एक्सचेंज करना, उससे संबंधित एक मंच है। भारत सहित 17 देश इसके सदस्य हैं। अब सब पूरा एशिया इनिशिएटिव नाम दे दिया, पर इसमें शामिल कौन कौन से देश है, 17 देश है, जिसमें भारत भी इसका एक हिस्सा है। एशिया इनिशिएटिव को बाली घोषणा पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बाली घोषणा पत्र हुआ था वो आप पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तरीके से बेंचमार्क था। तो आप ध्यान रखना, एशिया इनिशिएटिव को बाली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट एशिया इनिशिएटिव से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। केवल 2, बी आपका केवल 1 और 2, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 2 3, यानी एशिया इनिशिएटिव से संबंधित सारे कथन है ये आपके सही है। मैं इस पैटर्न के सवाल इस वजह से बनाती हूँ ताकि आपको एक ही चीज में सारी चीजें मिल जाए। आपको एशिया इनिशिएटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान में इसके कौन कौन से सदस्य हैं, भारत इसका मेंबर है या नहीं, या ऐसा कोई घोषणा पत्र जो इससे संबंधित है जो अपने एग्जाम में आ सकता है, वो आपको एक साथ ही क्लियर हो जाए। ओके, अगला है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां पर स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में, बी आपका मध्य प्रदेश, डी आपका गुजरात, और सी आपका गुजरात, और डी आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इतने से तो भारत के बहुत सारे अभ्यारण्य है ना, भारत भर में, राजस्थान में भी बहुत है, तो हम किसका ध्यान में करें, ये याद रखना इस वजह से चर्चा में रहा है, याद रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार अभी बाहर से नामीबिया से चीते लेकर आई थी, है ना, तो उनको मध्य प्रदेश का जो कुन्नव अभ्यारण्य है उसमें बसाया गया था। ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब गांधी सागर अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी एक सीमा राजस्थान से भी लगती है, और चंबल नदी है वो इस अभ्यारण्य से होकर भी गुजरती है। इस अभ्यारण्य को चीते के जो दूसरा अभ्यारण्य है शरण स्थली के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुन्नो तो हम सब ध्यान में रखेंगे, वहां पर तो सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के जो नामीबिया है वहां से लाकर चीते बसाए गए थे, परंतु दूसरा कौन सा अभ्यारण्य है जिसको इसके लिए तैयार किया जा रहा है, तो वो है गांधी सागर अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है गुच्छी। एक शब्द है जिसे मोरेल मशरूम भी कहा जाता है, इसका संबंध किस राज्य में? ये गुच्छी जो एक मशरूम है
कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, सी जम्मू कश्मीर और डी आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। में से गुच्छी है वो जम्मू कश्मीर जरूरी नहीं, जो हिमालयी क्षेत्र है उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर ये जो ढलान है वहां पर ये गुच्छी मशरूम है, इसका उत्पादन किया जाता है। अभी ये चर्चा में है इस वजह से क्योंकि इसको जीआई टैग मिलने के लिए इसको नामित किया गया है। देखो गुच्छी मोरेल मशरूम भी कहा जाता है। हिमालय नहीं, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है, एक तरीके की मशरूम क्या है, कवक प्रजाति है ना। विश्व की सबसे महंगी मशरूम है ये, जिसको जीआई टैग मिलेगा। अभी चर्चा में रही थी इस वजह से, तो आप ध्यान रखना। गुच्छी जो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाला एक कवक प्रजाति है और सबसे महंगी मशरूम है दुनिया में, इस वजह से ये चर्चा में है। अगला है बसोहली चित्रकला, ये भी चर्चा में है। बसोहली चित्रकला, इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से, बी जम्मू कश्मीर से, सी आपका हिमाचल से और डी आपका पंजाब से। तो इसका राइट आंसर होगा ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बसोहली चित्रकला। अब ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसको जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल जो टैग है वो मिला है। बसोहली चित्रकला जम्मू कश्मीर से संबंधित जीआई टैग है, वो इसको दिया गया है। तो इस वजह से ये ध्यान में रखना है कि बसोहली चित्रकला का संबंध कहाँ से है, उसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कौन सी ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिसके तहत सर्वोच्च अदालत ने विवाह को, जो विवाह है उसको तुरंत भंग कर सकती है? अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 140 के तहत, अनुच्छेद 141 और डी आपका अनुच्छेद 142। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 142। अब 142 है क्या? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां प्रदान करता है। इसके अनुसार जो सर्वोच्च अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई भी ऐसा आदेश या डिक्री पारित कर सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले हैं उसके संबंध में जो न्याय है उसको सुनिश्चित करता हो। तो ये आपका अनुच्छेद 142 है, आप ध्यान रखना। इसी का इस्तेमाल करते हुए अभी हाल फिलहाल में एक तलाक से संबंधित जो भी ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। तो ये ध्यान रखना कि 142 क्या है। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद की बहुत सारी स्थायी समितियां होती है, हमें पढ़ते हैं हम पॉलिटी में। अब बात करिए या प्राक्कलन समिति, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 21, 15, सी आपका 30, डी आपका 25। तो इसका राइट आंसर होगा 30। अब चर्चा में क्यों प्राक्कलन समिति फिर से भी बनाई गई है? 23-24 के लिए प्राक्कलन समिति है उसका गठन किया गया है क्या? ये संसद की स्थायी समितियों में से एक है अपनी प्राक्कलन समिति। यह सबसे बड़ी समिति है। इस समिति वित्तीय समिति है और इस समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। जो 30 के 30 मेंबर होंगे कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। ये सवाल आपका आता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। सिंपल सी कहानी याद रखनी है कि टोटल 30 के 30 मेंबर होते हैं, वो किससे संबंधित, किससे है? लोकसभा के मेंबर होते हैं। और इनका चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से फिर एक अध्यक्ष बना देता है, जो सामान्यतः सत्तारूढ़ दल का ही होता है, जिसकी सरकार होती है उसी का होता है। हाल ही में लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के 3 सांसद है वो निर्वाचित हुए हैं। क्या पता ये भी सवाल आ जाए, जिसमें से पाली से पीपी चौधरी, गंगानगर से निहालचंद सांसद और जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो शामिल है। टोटल 30 सदस्य इस समिति का भी गठन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष मैंने आपको बताया था ना कि इसका निर्वाचन 23-24 के लिए अभी हुआ है, वित्तीय वर्ष के लिए हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर संजय जायसवाल को क्या किया? इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। तो ये दोनों सवाल है आपके आ सकते हैं, क्योंकि एक तो 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, है ना। लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों में से इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। लास्ट में जो लोकसभा अध्यक्ष है यानी फिलहाल कौन है? ओम बिरला जी है। वो क्या करते हैं? इन सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बना देते हैं। अब अध्यक्ष किसको, जो सामान्यतः किसका होता है? सत्तारूढ़ दल से होता है। अब 23-24 के लिए जो चुनाव हुआ है, जिस प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, यानी वर्तमान में जो प्राक्कलन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल है, जो इससे के अध्यक्ष है इस समिति के। और 30 में से 3 सदस्य यानी राजस्थान से
3 सांसद हैं जिनको इस प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। तीनों के नाम यहाँ मैंने बता दिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से फेब्री रोग क्या है? ये फेब्री रोग चर्चा में रहा था, ये क्या है? वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया या कवक जनित या आनुवांशिक रोग? तो ये इसका राइट आंसर होगा फेब्री रोग है। ये एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। चर्चा में इस वजह से रही कि केंद्र सरकार एक नीति लाई थी जो दुर्लभ रोग है उनसे संबंधित, जिसके तहत कुछ राशि है, वित्तीय राशि उसको सहायता प्रदान की जाती है। कितनी वो देखते हैं। है क्या? पहले एक आनुवांशिक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है ये, जो ये फेब्री रोग है। राष्ट्रीय दुर्लभ नीति रोग नीति लेके आई थी सरकार 2021 में। इसमें सरकार ने ये क्लियर बोला था कि जो भी इस रोग से पीड़ित रोगी होंगे उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए की सहायता केंद्र सरकार इस नीति के तहत मरीजों को उपलब्ध करवाएगी। परंतु ये जो फेब्री रोग है ये भी एक तरीके का आनुवांशिक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल रोग है। इस रोग के जो पीड़ित हैं उनको इलाज के लिए कोई भी वित्तीय सहायता इस नीति के तहत उपलब्ध नहीं हो रही है। इस वजह से ये चर्चा मेरी कि सारी जो भी दुर्लभ रोग है उनके लिए इलाज के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, परंतु इस रोग को क्यों नहीं, ये राशि जो पीड़ित है उनको ये राशि क्यों नहीं मिल पा रही, इस वजह से ये रोग चर्चा में है। अगला सवाल है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट ये कौन तैयार करता है भाई? किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व व्यापार संगठन? तो ध्यान में रखना 2023 की आई है। जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा ये जारी की जाती है रिपोर्ट, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखना, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। अब हाल फिलहाल में हुए थे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे, तो हम भी देख लेते हैं कि 2023 में जो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ए आपका है गंगूबाई काठियावाड़, बी आपका है जुग जुग जियो, सी बधाई दो, भूल भुलैया 2। इसका राइट आंसर होगा गंगूबाई काठियावाड़। है उसको क्या दिया गया था? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अब और क्या क्या है वो देख लेते हैं। फिल्म हमने देख ली। सर्वश्रेष्ठ एक्टर या अभिनेता की बात करें तो राजकुमार राव को मिला है। एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को। निर्देशक की बात करें तो संजय लीला बंसाली को। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अवार्ड जो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रेम चोपड़ा को, जो डायरेक्टर है यानी निर्देशक है। ये इस पैटर्न के सवाल और इसमें कमी आती है, फिर भी अवार्ड कोई भी दो वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये थे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023। अगला सवाल है, हाल ही में किसे विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि जून में इनका अपॉइंटमेंट होगा। 5 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति दी जाएगी। घोषणा हुई है तो किसकी? अजय बंगा, बी डेविड मालपास, सी कार्मेन रिहार्ड और डी आपका अंशुला कांत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अजय बंगा, जो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब विश्व बैंक है क्या? अगर उसकी बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वो क्या है? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बैंक, जिसको आईबीआरडी कहते हैं, इसके रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यही जो आईबीआरडी है ये वर्ल्ड बैंक के रूप में बना था। 5 संस्थाओं का विश्व बैंक कितनी 5 संस्थानों का एक वैश्विक संयुक्त साझेदारी है। तो इसके तहत कितनी संस्थाएं हैं? 5 संस्थाएं मिलकर जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले जो स्थायी समाधान है उसके रूप में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 3 संस्थाएं थी जो पूरे वर्ल्ड में आई थी। एक तो व्यापार संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए विश्व व्यापार संघ, एक आया था जो मुद्रा यानी विभिन्न देशों के बीच में मुद्रा संबंधी जो भी समस्या थी उनके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गरीबी से संबंधित जो भी समस्याएं थी विभिन्न देशों के बीच में उनके पुनरुत्थान के लिए, उनको कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध करवाने के लिए एक संस्था थी, उनका गठन हुआ था, वो उसका नाम था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसी वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं ताकि विकासशील देशों में गरीबी और उससे संबंधित जो भी स्थायी समाधान है उसके लिए ये काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है।
आप अगर कोई पूछ ले आपको कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, तो ये आपका बिल्कुल सही कथन होगा। सदस्य की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के 189 इसके सदस्य देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, भारत तो इसका संस्थापक सदस्य है। अब आपसे पूछ ले कि जो विश्व बैंक है उसके द्वारा कितनी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट थी जो आरएस मेंस में भी एक बार आया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, व्यापार, विभिन्न देश व्यापार करते हैं तो उसको किस तरीके से सरल बनाया जा सके, है ना, उसके लिए कुछ मानक होते थे। उन मानक के आधार पे विभिन्न देशों को रैंकिंग देता था वर्ल्ड बैंक। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अभी फिलहाल इसका प्रकाशन है वो बंद हो गया है। फिर भी कोई सवाल पूछ ले कि ये किसके द्वारा जारी की जाती थी, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती थी। मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इनकी प्रमुख रिपोर्ट है। 5 विकास संस्थान मैंने आपको बताया था, 5 संस्थाओं से मिलकर बना था। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक जो मुख्यतः आईबीआरडी के रूप, जो विश्व बैंक के रूप में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी मिगा, निवेश विवादों के निपटान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र, और भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। इस लास्ट का भारत सदस्य नहीं है, बाकी इन 4 का भारत सदस्य है। इनके अलग अलग काम है, अलग अलग उद्देश्य, वो सब आप देखना कि इनके क्या काम है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अभी जारी हुआ है 2023 का। इसमें निम्न में किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, या फिर यूनिसेफ। इसका राइट आंसर है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, वो इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2023 का जो नवीनतम आया है उसके हिसाब से भी नॉर्वे है जो लगातार 7वें वर्ष पर पहले स्थान पर रहा है। तो इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। और अगर भारत का स्थान रहे तो वो पीछे से घटा है और ये है 161वां स्थान भारत का रहा है। ठीक है, ये था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखते रहिए और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक भी कीजिए और जो पहल एकेडमी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।